हेलो स्टूडेंट, आगे हमने पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा है। बहुत ही इजी टॉपिक है। आज का जो लेक्चर है दैट इज आल्सो रिलेटेड विथ न्यूमेरिकल एंड दैट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। सो हाउ टू फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एंड दिस क्वेश्चन दैट इज फॉर सिंपल क्यूब बीसीसी एंड एफसीसी पैकिंग के लिए है। तो यूनिट सेल की डेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो डेंसिटी की फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। तो मास अपॉन वॉल्यूम के हम जाएंगे। तो सबसे पहले डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होगी वो क्लियर होना चाहिए। सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ unit cell, mass of unit cell upon volume of unit cell। ये क्लियर होना चाहिए। मास ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो डेंसिटी मतलब क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट सेल की डेंसिटी है तो यूनिट सेल का ही मास आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट सेल का मास क्या है वो क्लियर होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले तो ये दोनों चीज हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे सपोज एज ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू एज ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए। तो यहाँ पे जो मैं यूनिट ले रहा हूँ सपोज वो सेंटीमीटर में ले रहा हूँ। ठीक है, ए सेंटीमीटर। देयरफॉर पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? सो यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। देयरफॉर A इंटू ए इट मीन्स A क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो सबसे पहले आपको यूनिट सेल का वॉल्यूम ढूंढना है, तो वो आपके पास आ गया एक क्यूब। चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारे पास क्यूब है और कोई भी क्यूब हो, सिंपल हो, बीसीसी हो या एफसीसी है, एज लेंथ सबकी सेम रहेगी। ओके, तो वॉल्यूम तो आपका हो गया। अब जो बात आ रही है मास ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मास हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यूनिट सेल का मास आपको फाइंड करना है मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल के अंदर बेसिकली यूनिट सेल किससे बनता है? एटम से ही बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मास ऑफ यूनिट सेल आपको फाइंड करना है। तो मास ऑफ वन एटम, जो भी एटम है उस वन एटम का मास आपको पता होना चाहिए और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मास ऑफ वन एटम जो है दैट इज इक्वल टू सपोज स्मॉल m एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल दैट इज z। तो ये फॉर्मूला से आप मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड कर सकते हो। मास ऑफ यूनिट सेल, तो आपके पास यूनिट सेल जो है इसका मास भी आ गया। ओके, तो एक क्लियर होना चाहिए। तो अब आपके पास जो फॉर्मूला है इसको नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल ए। ओके, तो यहां पे देयरफॉर फ्रॉम ए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की डेंसिटी, इसका यूनिट लिखना है आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू, चलो मास ऑफ यूनिट सेल आपके पास आ गया दैट इज m इंटू जेड अपॉन m इंटू जेड अपॉन ए क्यूब और ये रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फॉर्मूला से आप डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे 11th में फर्स्ट चैप्टर,
तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताई थी, सिंगल एटम का जो मास है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, सिंगल एटम का मास, क्योंकि सिंगल एटम तो आप देख नहीं सकते तो उसका मास कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी, पता होना चाहिए। नाउ मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मीनिंग हुआ मास ऑफ वन एटम इज स्मॉल एम, एटॉमिक मास एम, और ये हो जाएगा आपका Na। तो ये रिलेशन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, तो मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं, तो m की जो वैल्यू है वहां से मैं ले रहा हूं, तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे m इंटू जेड अपॉन, यहाँ पे कौन आएगा, एवोगैड्रो नंबर इंटू AQ। ठीक है, तो m क्या है वो क्लियर होना चाहिए, और ये जो है वो दैट इज अ डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला हो गई डेंसिटी का, यूनिट कंपल्सरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, एटॉमिक मास ग्राम पर मोल, z का कोई यूनिट नहीं है वो नंबर है, एवोगैड्रो भी नंबर है, और ये किस में लेना है, कंपल्सरी आपको सेंटीमीटर में लेना है। समटाइम्स एज, लेंथ ऑफ एज गिवन इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर, तो पिकोमीटर में आपको दिया है, तो फिर फॉर्मूला में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसमें एक किसमें होता है, सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ पे मैं एक दूसरी फॉर्मूला भी आपके सामने रख रहा हूं और लिख के, ठीक है, D इज इक्वल टू m इंटू जेड अपॉन Na इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो a है वो किस में होगा, पिकोमीटर में होगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। डेंसिटी मींस व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले मैंने वॉल्यूम निकाला, उसके बाद मैंने मास निकाला। यूनिट सेल मेड अप ऑफ एटम्स, तो आपके पास एक एटम का मास होना चाहिए, और यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, दैट इज z, तो m into z दैट इज अ मास, और m जो है दैट इज एटॉमिक मास अपॉन n है। समटाइम्स सिंगल एटम का मास आपको नहीं दिया होगा, instead of mass of single atom, atomic mass is given. So generally you have to remember this two formula, last one. लेकिन सिंगल एटम का मास आपको दिया है, तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज अ कैलकुलेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए कि डेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, पहले इसका फोटो ले लो। चलो, इसके बाद दूसरा भी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। पहले इसका फोटो ले लो। तो ये जो फॉर्मूला थी वो डेंसिटी के बारे में थी। ओके, अब जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज अ नंबर ऑफ यूनिट सेल, कैसे फाइंड करेंगे। तो दूसरी फॉर्मूला है, और ये सब फॉर्मूला नॉर्मली ऐसा नहीं कि आप मेटालिक क्रिस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप आयोनिक क्रिस्टल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। फॉर्मूला जो बता रहा हूं वो भी आपको याद रखनी है। फॉर्मूला to find out number of unit cell। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ यूनिट सेल। जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था लेक्चर में कि आपके पास 5 ग्राम कॉपर है, तो उसमें कॉपर के कितने यूनिट सेल होंगे वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो 1 बाय 1 ये फॉर्मूला हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लाइक दिस, नंबर ऑफ यूनिट सेल, हमें यूनिट सेल के नंबर चाहिए, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको फाइंड करना है। तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, मतलब टोटल आपके पास कितने एटम्स है, और ये टोटल एटम्स को आपको डिवाइड कर देना है। पास किससे डिवाइड कर देना है, z से, और z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल में z मतलब इतने में एक यूनिट सेल होता है, तो टोटल में कितना, तो फॉर्मूला आपके बनेंगे। सेकंड, अनदर फॉर्मूला दैट इज नंबर ऑफ यूनिट सेल
is equal to, sometimes number of atoms is not given, so आप एटम कैसे फाइंड करते थे आपको भी पता है, so number of moles into Na, तो इससे भी आप एटम फाइंड कर सकते हो, so that is that. ओके, ये दूसरी फॉर्मूला है. एंड थर्ड, समटाइम्स नंबर ऑफ मोल्स दैट इज नॉट गिवन, सो नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन मोलर मास और एटॉमिक मास. तो यहां पे आप लिख सकते हो मास ऑफ एलिमेंट इनटू Na अपॉन मास ऑफ एलिमेंट, मास अपॉन मोलर मास. तो यहां पे लिख सकते हो आप मोलर मास और एटॉमिक मास भी आप लिख सकते हो, एटॉमिक मास इनटू Z. ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट मींस फॉर एग्जांपल W इनटू Na अपॉन मोलर मास मींस M एंड दैट इज इक्वल टू Z. सो नॉर्मली ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होने वाली है बिकॉज आपको जो एलिमेंट दिया होगा, जो कंपाउंड दिया होगा, उसका मास दिया होगा, डबल आपके पास दिया होगा. जैसे आपके पास 1 ग्राम NaCl है, तो 1 ग्राम NaCl में कितने यूनिट सेल होंगे, तो वो आप एक फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो इसके बारे में WM, Na और Z ये सब आपको पहले पता होना चाहिए. तो ये फॉर्मूला से आप मेटालिक क्रिस्टल के भी यूनिट सेल फाइंड कर सकते हो, आयोनिक के भी कर सकते हो. अभी हमें आयोनिक पढ़ना बाकी है, ठीक है, लेकिन अभी से फॉर्मूला सब सेट कर दो. तो ये फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड कर सकते हो. तो आज का जो लेक्चर था उसमें मेनली डेंसिटी और ये जो नंबर है यूनिट सेल के वो कैसे फाइंड करते हैं ये क्लियर होना चाहिए. और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो भी यहाँ पे कुछ दिए हैं, तो हम देख लेते हैं. बहुत इजी है. तो आपके पास जो एनसीईआरटी की जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ इलस्ट्रेशन दिए हैं और वो आराम से आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो. जैसे ये टॉपिक के रिलेटेड ही मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट. ओके, और टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिए है दैट इज अ डिफरेंट. तो अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, तो ये टॉपिक आपका ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाएगा. नाउ सी द टेक्स्ट बुक. आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगी, उसमें इलस्ट्रेशन 1.3 दिया है. 1.3 illustration 1.3 and this is most important. Okay, now see the statement, an element has body centered cube. अब कौन सा एलिमेंट है वो अभी हमें पता नहीं है, फॉर एग्जांपल X, लेकिन इतना आपको बोल दिया है कि इसका जो पैकिंग है वो कैसा है, बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर मतलब BCC फिक्स हो गया, और BCC जब फिक्स हो जाएगा तो आप पैरेलल Z इसका लिख दो, दैट इज 2. ओके, विथ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर. आपको स्मॉल a भी दे दिया है एंड दैट इज 288 पिकोमीटर, मतलब उसकी जो एज लेंथ है वो भी आपके सामने है. नाउ डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज आल्सो गिवन. डेंसिटी मींस D, दैट इज आल्सो गिवन. डेंसिटी दैट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज आल्सो गिवन. एंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट. क्वेश्चन देखो ऐसा है, हाउ मेनी एटम्स आर present in, how many atoms are present in 208 ग्राम एलिमेंट. कौन सा एलिमेंट है वो हमें पता नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और यहाँ पे आपको डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी की फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी पड़ेगी. तो डेंसिटी की ओरिजिनल फॉर्मूला जो है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम. सबको पता है मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. और फॉर्मूला में जो डेंसिटी हम बात कर रहे हैं वो किसकी डेंसिटी की बात हो रही है, यूनिट सेल. ओके, तो सबसे पहले यूनिट सेल का मास आएगा.
तो याद कैसे रखना मैंने बताया था, पहले आप लिखो स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब सिंगल एटम का मास आपको पता होना चाहिए इनटू जेड। वॉल्यूम के बारे में कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, दैट इज ए क्यूब। अब हमारे पास सिंगल एटम का मास तो है नहीं, तो हम एटॉमिक मास पहले फाइंड कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास m अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो ए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए क्यूब। तो ए फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। तो डेंसिटी आपके सामने है 7.2। एटॉमिक मास हमें पता नहीं है, उसका रीजन है कि वो एलिमेंट है वो अननोन है। Z हमें पता है दैट इज 2। एवोगैड्रो नंबर भी हमें पता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और ए जो है वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, पिकोमीटर में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ए जो दिया है वो पिकोमीटर में दिया है, पिकोमीटर में 288, तो इसका हो जाएगा क्यूब। लेकिन यहाँ पे आपको कंपलसरी 10⁻⁻30 लिखना पड़ेगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको m मिलेगा। m मतलब एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे एटॉमिक मास जो है, यहाँ जो मेथड है दैट इज टोटली डिफरेंट। यहाँ जो मेथड है वो डिफरेंट है, लेकिन हम पहले इसमें एटॉमिक मास आप फाइंड कर सकते हो। तो एटॉमिक मास का जो भी आंसर आएगा, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल आएगा, ग्राम पर मोल। ओके, तो ए जो आंसर आएगा वो आपका एटॉमिक मास का आएगा, ग्राम पर मोल। अब आपको खुद कैलकुलेशन करनी है, अभी मेरे पास कैलकुलेटर जैसा कुछ है नहीं, तो आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपका आंसर सपोज आ रहा है y, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया y। तो y का यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो इसका मीनिंग होता है कि ये जो y ग्राम वैल्यू है वो कितने मोल के लिए है, 1 मोल के लिए है। therefore y gram of element, y gram of element contains 1 mole. 1 mole means 6.02 into 10⁻23 atoms, क्योंकि 1 मोल हुआ कि नहीं। तो हमारे पास कितना ग्राम है, 208। तो 208 आपके पास है, तो इसमें कितने एटम्स होंगे, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 208 अपॉन y। और आपका यहाँ जो आंसर आ रहा है वो एटॉमिक मास, और वो आंसर आएगा टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम देखें तो आंसर आ रहा है 24.16, इतना आना चाहिए, 24.16 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, इतना आंसर आना चाहिए। तो इस बेस पे हम डेंसिटी को यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड कर दो बस। टेक्स्ट बुक में मेथड दी है, लेकिन बेटर है कि आप यहाँ से एटॉमिक मास फाइंड करो। एटॉमिक मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है, तो इतना ग्राम इतने एटम का हो गया, तो 208 में कितना होगा, सिंपल, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन 1.13 था, अब देखते हैं 1.14। चलो 1.4, ओके। तो 1.4 में एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी। हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि कॉपर जो होता है वो एफसीसी में होता है, और एफसीसी मतलब इसका Z फिक्स हो गया, दैट इज इक्वल टू 4। नाउ एज लेंथ, अब इसकी एज लेंथ आपको दी है दैट इज 8, तो ये आपको दे दिया है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। याद रखना इस पर सेंटीमीटर है। In a separate experiment, copper is determined to have density 8.92. अब डेंसिटी का प्रैक्टिकल हुआ तो इसकी डेंसिटी भी आपके सामने दे दी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड कैलकुलेट द
एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, एटॉमिक मास मतलब कैपिटल एम आपको फाइंड करना है। अब ये सीधी सी बात है, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 होता है, तो इतना तो क्लियर होना चाहिए कि आपका जो आंसर है वो 63.5 के नजदीक में आना चाहिए। ओके, चलो फिर से सेम कॉन्सेप्ट। तो डेंसिटी की फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू जेड अपॉन ए क्यूब। सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻30 लिखने की जरूरत नहीं है। स्मॉल एम मीन्स व्हाट, एम अपॉन एन ए, ओके, इनटू जेड, यहाँ पे ए क्यूब और यहाँ पे डेंसिटी। तो डेंसिटी की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 8.92, एम आपको फाइंड करना है, जेड इज इक्वल टू 4, एन ए आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 और ए क्यूब 3.608 इंटू 10⁻⁻8 इसका क्यूब। तो यहाँ पे आपको एम मिल जाएगा, दैट इज ग्राम पर मोल। एंड कीप इट इन माइंड, एलिमेंट इज कॉपर, सो योर आंसर नियर टू 63.5। ओके, या टेक्स्ट बुक में 63.1 लिखा है, हो जाएगा। चलो इसके बाद 1.5, तो 1.5 में आप देखो सिल्वर की बात हो रही है, तो सिल्वर का एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि सिल्वर भी कहां पे होता है, एफसीसी में होता है, तो इसका जेड भी फिक्स हो गया, दैट इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे एज आपको दी है, लेंथ दैट इज 408.6 पिकोमीटर, 408.6 पिकोमीटर। सो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर, डेंसिटी फाइंड करनी है बस। और इसका जो एटॉमिक मास सिल्वर का तो सबको पता होता है 108 होता है, तो सेम फॉर्मूला डेंसिटी के अप्लाई कर दो। तो इसमें m पता है, z पता है, na ए क्यूब ऑल दैट इज गिवन, पिकोमीटर में तो 10⁻⁻30 आएगा, तो इस बेस पे आप डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। तो आज का जो लेक्चर था दैट इज स्पेशली फॉर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। उसकी फॉर्मूला कैसे आई है वो मैंने आपको बता दिया, और इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कैसे रहते हैं एक्चुअली एमसीक्यू लेवल पे या तो न्यूमेरिकल बेस पे, एक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सो नॉर्मली मैंने मेटालिक क्रिस्टल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है दैट इज फॉर आयोनिक क्रिस्टल। इसमें आप देखना एज अ पार्टिकल आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, और दोनों आयन की साइज आप देखना सेम नहीं होगी, तो हमें मार्केट में से डिफरेंट साइज के स्फीयर लाने पड़ेंगे, बड़े और छोटे, और उसको बॉक्स में रखना पड़ेगा। नॉर्मली जो बड़े स्फीयर होते हैं उसको हम पैकिंग में यूज करेंगे, जो भी बड़ा वही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, लेकिन जो छोटे आयंस है उसको बीच बीच में जो होल्स क्रिएट होने वाले हैं उसमें हम उसको रखने वाले हैं। सो दैट इज अ डिफरेंट फ्रॉम मेटालिक क्रिस्टल। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा, and that is a ionic crystal. Thank you very much.